नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लासेज के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं एक ऐसे खास सेशन के बारे में आप सबसे बात करने वाला हूं जो राजस्थान में अधीनस्थ बोर्ड भर्ती परीक्षाओं की तैयारी जो भी बच्चा कर रहा है उनके लिए बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। क्योंकि हर एक बच्चा जो तैयारी करने वाला होता है उसका पहला सवाल होता है कि हमें कंटेंट कहाँ से पढ़ना चाहिए और कौन सी किताब हमारे लिए उपयुक्त होती है। आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जहाँ से आपको हर एग्जाम में जो भी पेपर होता है अधीनस्थ बोर्ड का, वहाँ से आपको हूबहू सवाल देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते होंगे कि नहीं, ऐसे हमारी किताबों से सवाल आते हैं, परंतु मैं आपको कहूं कि अपना जो बोर्ड होता है वो कौन सी किताब को रेफरेंस मानता है। यानी कि आपके लिए सेशन बिल्कुल भी आप इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज इसमें आप जानोगे कि आपके सवाल का लेवल और सवाल जो होता है वो कहाँ से और किस जगह से पूछा जाता है। उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले। अभी अधीनस्थ बोर्ड ने एक पेपर करवाया है और वो अधीनस्थ बोर्ड का पेपर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हुआ था और उसमें राजस्थान कला और संस्कृति का सवाल जो है वो कहाँ से पूछे गए थे। क्योंकि मैं बार बार चिल्लाता रहता था आप सब लोगों को और कहता भी रहता था कि आपको केवल आरबीएससी की 10th की क्लास की किताब पढ़नी है और वहां से सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। उसका एक प्रूफ देने के लिए छोटा सा मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि कई बार बच्चे सवाल करते रहते हैं कि सर कोई टीचर ये भी कह रहे हैं कि यहाँ से सवाल नहीं आते, आरबीएससी की कोई किताब नहीं होती। मैं कहता हूँ कि किताब मूल यही मानी जाती है, जो आपके पेपर में पूछी जाए वहीं से हम तो इसको मानेंगे कि मूल किताब कौन सी होती है। तो ये बात आप याद रख सकते हो। और यहाँ से देखिएगा, इस क्लास की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो यहाँ से आप टेलीग्राम से ये क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ से पीडीएफ आप मंगवा सकते हो, है ना। तो आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि एक सवाल पूछा गया 94 नंबर कि राजस्थान में आभूषण निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये आरबीएससी की बुक जो होती है, जो कौन सी 10th वाली बुक जो है, उसका ये स्क्रीनशॉट मैंने लगाया इसीलिए कि जयपुर में अपने आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या ये बात इसमें है कि नहीं? बिल्कुल है साहब। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जयपुर के प्रमुख बाजार के नाम से जोरी बाजार रखा गया है और यहाँ पर सबसे बड़ा व्यवसाय हुआ करता था। यहाँ पे सबसे पुरानी चौपड़ जो है वो माणक चौक के नाम से, क्योंकि माणक रत्नों का सरताज माना जाता है। और वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों के रत्न व्यवसाय, सेम लाइन टू लाइन आपको देखने को मिला है। आप यहाँ से आप विश्वास कर सकते हो कि जितनी मैंने ऑनलाइन क्लास से आपको पढ़ाई है आप उसको जाके देखिएगा, चाहे आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वीडियो, पटवार, एलडीसी, सीईटी या शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड जो मेंस का एग्जाम जो आपका अधीनस्थ बोर्ड करवाता है, यहाँ से सवाल आपको लाइन टू लाइन देखने को मिलेंगे। ये बात याद रख सकते हो। उसके बाद में देखो, नाथ द्वारा अपने स्वर्ण आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। एक ही पेज से 2 सवाल आ गए। यानी कि देखिएगा यहाँ पे अगला दे रखा है कि नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी जो अपने चांदी के आभूषणों के, ये बात कर रहा है किसकी? स्वर्ण आभूषणों की। इसका मतलब ये गलत बात थी। और उसके बाद में देखो, महीन धातुओं से धातु के तारों से बने आभूषणों को तारकसी कहा जाता है। देखो इसमें आ जाएगा यहाँ पे कि तारकसी धातु से बारीक तारों से निर्मित, देखो इसमें कोष्टक में और दे रखा है, और यहाँ से बनी धातु जो होती है उसको ये तारकसी कहते हैं। इसका मतलब ये गलत है, ये सही है, ये भी सही है। उसके बाद में नीचे वाली लाइन देखो कि यहाँ पर प्रतापगढ़ की थेवा कला जो है, इसमें कांच के सोने की बारीक नकाशी की जाती है। यहाँ पे अलवर दे रखा था, इसका मतलब आप कह सकते हो कि इसका ए और सी राइट आंसर हुआ। और यहाँ से एक ही पेज से, ये आरबीएससी की 10th बुक से यहाँ से ये सवाल पूछा गया। इसका सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है, परंतु हम ये तो जाने कम से कम कि हमारे सवाल आएंगे कि नहीं, या आप मेरे पे विश्वास कर सकते हो कि नहीं, या उसके इर्द गिर्द मैंने इससे भी ज्यादा कंटेंट को आपको मिक्स करके पढ़ाया है। इसलिए आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है और आप रेगुलर क्लास से देख सकते हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका सवाल गलत हो। चाहे कोई भी कहता हो कि मैं महान हूं, ऐसा नहीं हो सकता। शिक्षक वही ठीक लगे जो एग्जाम में आए, उसी चीजों को बार बार पढ़ाए। यहां से देखिएगा अगला सवाल आप सभी को पता है कि राजस्थान में निम्नलिखित संतों का कालक्रम जो है वो व्यवस्थित करिएगा। मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई भी हैं। यहाँ पे दे रखा है, देखो आपके सामने लालदास जी का जन्म दे रखा है, परंतु लालदास जी जो होते हैं इनका जन्म यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, 1540 आएगा, ये उल्टा हो गया था, कोई बड़ी बात नहीं, पर ये 10th की क्लास का सोर्स है, आप याद रख सकते हो। उसके बाद में देखो दादू दयाल का जन्म दे रखा है, 1544 दे रखा है। उसके बाद में धन्ना का जन्म दे रखा है, 1415 ईस्वी दे रखा है। उसके बाद में ये पीपा का जन्म दे रखा है 1425, और ये सब यहाँ पे आपको दे रखे हैं। तो यहाँ से देखो लाइन टू लाइन पूछे गए हैं। यहाँ से इनमें जो भी चीजें दी हुई है ना, इस किताब की एक लाइन जो होती है ना वो इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं रोज सॉल्यूशन करवाता हूँ 9 बजे, तो इसलिए आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। वैसा जैसा कैसे सवाल बन सकता है, क्योंकि थ्योरी पढ़ना एक अलग चीज होती है और एक सवाल कैसा बन सकता है उससे आपको नहीं पता चलता। उसका डायरेक्ट रूप से आप सवाल को देखोगे तभी तो आप पीछे रह जाते हो, क्योंकि आप सवालों करके नहीं देखते हो। इसीलिए आप बात याद रख सकते हो। उसके बाद में देखिएगा, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं के कालक्रम के व्यवस्थित कीजिएगा। यहाँ पे देखो साहब, तुंगा के युद्ध की बात कर रहा है, तो तुंगा का युद्ध ये आरबीएससी किताब में दे रखा था। तुंगा के युद्ध की डेट वेट सब दे रखी है कि ये देखो 1727 में लालसोट के पास में तुंगा पड़ता है, यहाँ पे इसका युद्ध हुआ था।
ये याद रख सकते हो। उसके बाद में अगला जो है बगरू का युद्ध जो है, ये बगरू युद्ध दे रखा है। देखो 1748 में बगरू का युद्ध जो था वो दे रखा है। हुडा सम्मेलन की बात करें तो हुडा सम्मेलन भी दे रखा है इसमें, और हुडा सम्मेलन आगे दे रखा है। और उसके बाद में देखो औरंगजेब की मृत्यु इसने बोल्ड करके दे रखा है। ये औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी, है ना। हर एक चीज दे रखी है, यानी कि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ये किताब को अपना सहारा बना लो और ये किताब आपको वहां तक लेके जाएगी। जो मेरी किताब और जो आएगी, मैंने इसी को माध्यम बना के, और जो एनसीईआरटी की सारी किताबें 6 से 10 को माध्यम बना के, और उस पर मैं काम कर ही रहा हूं, जो आपके सामने वो भी आ जाएगी। परंतु मैं ये नहीं कहता कि ये भी अच्छी किताब है, सबसे बेहतरीन यही है, मूल किताबें यही होती है। उसके बाद में देखो ये सवाल 51 नंबर आपके सामने, राजस्थान की महत्वपूर्ण हस्तियों से और उसके प्रसंग जो है इधर दे रखे हैं। इधर पीरू सिंह दे रखा है। पीरू सिंह को क्या मिला था? परमवीर चक्र। देखो साहब पीरू सिंह ये रहा, और पीरू सिंह 1936 में, और ये इस बटालियन से थे। पूरी बात पीरू सिंह जम्मू कश्मीर में यहाँ से ये सब आक्रमण किया था, और उनको पै से पीरू सिंह परमवीर चक्र मिला था, ये इसमें दे रखा है। इसका मिलान कर देते। विजय सिंह पथिक भी दे रखा है इसमें, जो पीछे के पेज में रह गया, और विजय सिंह पथिक भी दे रखा है। और कृपाल सिंह शेखावत, देखो साहब कृपाल सिंह शेखावत शिल्प गुरु के नाम से जाने जाते हैं, और इनको किस लिए जाना जाता है ये सबको पता ही है। यहाँ पे पद्मश्री इनको कब मिला था, है ना, ये याद रख सकते हो। ये सारी बातें इनकी पूछी जाती है ना। तो कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री से संबंधित है। अहिला जिलाबाई जो लोक गायन से थे, और अहिला जिलाबाई जो है उनका जन्म देखो ये दे रखा है 1902, और ये लोक गायन से संबंधित है। कब कब इनको क्या क्या मिला हुआ था ये देखो, ये सब चीजें लंदन में इनको कोर्ट ऑफ सिंगर, ये रिट में भी ऐसे कैसे सेम टू सेम पूछे गए थे। इसलिए आपको कहीं भी चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी क्लास आपकी करवा रखी है, वहां से आप आराम से देख सकते हो, है ना। यहाँ से देखेगा कि राजस्थान के विभिन्न दुर्गों में से किलों के संदर्भ में सही कथन को पहचान गया। गिरिदुर्ग ऊंचे पर्वतों पर स्थित होते हैं। देखो साहब यहाँ पे गिरिदुर्ग ऊंचे पर्वत पर स्थित होते हैं, लाइन भी ऐसे ही दी गई है ना। उसके बाद में सैन्य दुर्ग वह जहां पर सैनिक रहते हैं। यहाँ पे देखो साहब सैन्य दुर्ग भी मिल जाएगा आपको। सैन्य दुर्ग जहां युद्ध की रचना चतुर सैनिक रहते हैं, यही बात कह रहा था। ये भी सही है, ये भी सही है। वन दुर्ग वह जो मैदानी क्षेत्र में है, तो यहाँ से देखो साहब वन दुर्ग की बात कर रहा है। और वन दुर्ग जो होता है उसके बारे में बात करें, सघन वन बना हुआ हो दुर्ग कहलाते, जैसे सिवाना का दुर्ग होता है। सघन बीहड़ की बात कर रहा है, मैदान की बात नहीं कर रहा, इसलिए ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये गलत है। और धानु दुर्ग वह जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो। धानु दुर्ग ये थोड़ी होता है, ये तो उदक होता है जो जल से घिरा हुआ हो। देखो जो उदक होता है, इसका मतलब ये भी गलत है, यानी कि लाइन टू लाइन जो है वो चीजें पूछी गई है। यहाँ से मरुभूमि से घिरा हुआ हो, मरुस्थल से घिरा हुआ हो, धानु दुर्ग कहलाता है। यहाँ से देखो तो आप सब इस बात को भी याद रख सकते हो। उसके बाद में अगला सवाल देखो यहाँ पे, और अगला सवाल यहाँ से देखो कितना अच्छा है, इसकी कटिंग लेके आया हूं मैं। नीचे दिए कथन में एक अभिकथन दिया गया है, और निम्नलिखित में से उसके अभिकथन में देखो यहाँ पे मेलों, राजस्थान में मेलों और पर्वों की भूमि है। ये देखा है, उत्सव और त्योहार, यहाँ पे कहावत चलती है 7 वार 9 त्योहार। 7 वार है पर 9 त्योहार है, तो मेले, और यहाँ पे ये कह सकते हो आप इसको कि पर्वों की भूमि कहलाती है। बिल्कुल मेले और पर्वों की भूमि कहलाती है। त्योहार और मेलों की झलक यहाँ प्रस्तुत होती है। इसमें दे रखा प्रमुख उत्सव वगैरह सब चीज आपको दी गई है ना। और ये तो अभी हाल ही में पेपर हुआ है, तो गणगौर की बात कर रहा है, यहाँ गणगौर है ही साहब। इसके नीचे तीज भी दे रखा था, है ना, वो पेज आ नहीं पाया। उसके बाद में पुष्कर मेले की बात कर रहा है, ये पुष्कर मेला रहा साहब। सेम चीजें लाइन टू लाइन इसमें से पूछी गई है। इसका मतलब कथन ए और आर सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, यानी कि हर एक चीज इस किताब में से आपको लाइन टू लाइन देखने को मिली होगी। अच्छा, कई लोग ये भी कहेंगे कि ये तो सभी किताबों में है, सभी किताब वाले कहाँ से लेके आ गए? वो भी यहीं से उतार के करते हैं। हमेशा मूल किताबें जो होती है उनमें से चीजें, कंटेंट जो होता है वो टीचर दूसरी किताब में अपनी में लिखता है। अच्छी बात है, लिखनी चाहिए, परंतु आप ये मत सोचा करो कि आपको एक छोटी सी किताब अगर इतनी चीज दे रही है तो आप सबसे पहले इसको प्रेफर करेंगे कि इसको मानेंगे। अब देखो यार नीचे दिए कथन में अभिकथन और ये कारण दिया गया है ना। अभिकथन में दे रखा है हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की थी। देख लो साहब यहाँ पे ये मिल जाएगा। इसकी अध्यक्षता मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। ये बात सही है, ये बात ये इसने कहा। हुडा सम्मेलन राजस्थान के विभिन्न शासकों के मध्य एकता बनाए रखने में सफल प्रयास था। नहीं, ये मैंने उस समय भी गलत करवा दिया था ना। ये देखो उस समय में क्या मैंने पूरा नहीं पढ़ा, तो असफल प्रयास था, ये सफल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें देखो सब ये जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के तख्त सिंह, ये यहाँ से आ जाएंगे। कौन से भाग नहीं लिए? बूंदी के दिलेल सिंह, करौली के गोपाल दास, किशनगढ़ के राज सिंह, छोटे नरेश उपस्थित हुए। विचार विमर्श के बाद में यहाँ पर शासकों को समझौता हस्ताक्षर कर दिए गए। समझौते के अनुसार शासक एकता बनाए रखने के बाद अपमान समझा जाएगा और कोई भी राज्य दूसरे राज्य का विद्रोही नहीं होगा। और ये एकत्रित होने वाले रामपुरा में, और यहाँ पर कब? बारिश के बाद में, ऐसा कुछ इन्होंने बनाया था। और उसके बाद में ये असमर्थ हुआ था, परंतु ये क्या कह रहा है? सफल हो गया। इसका मतलब ए सही है कथन, और अभिकथन सही है, और आर गलत है इसका। तो ये याद रख सकते हो, ए सही है लेकिन आर गलत है, तो इसका उत्तर भी आ जाएगा। यहाँ से आपको पता है कि लाइन टू लाइन चीजें पूछी गई हैं, इसलिए आप आराम से इन चीजों को याद रख सकते हो। और जो भी बच्चा अब आरएसएसबी फाउंडेशन बैच और एलडीसी सीईटी की तैयारी करना चाहता है, तो नया बैच जो 22 तारीख से शुरू हो चुका है, क्योंकि हमारी टीम जो होती है ये मूल किताबों पर आधारित चीजें आपसे बताई जाती है, और आपको हमने पढ़ा भी रखा है, ये कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको इस समय में सबसे ज्यादा ये चुनाव करना कि कौन सी टीम अच्छी है, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। हम कभी नहीं कहते कि
कि हम आओ, परंतु हम अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यूट्यूब पे सारी क्लासें मैंने प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी पढ़ा रखी है कि आपको आरबीएससी चिल्ला चिल्ला के पूरी प्लेलिस्ट करवा रखी है और वहां से लाइन टू लाइन सवाल पूछे गए, इसलिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है। और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से ये बातें कर सकते हो। इसलिए मैं आपके सामने ये प्रूफ लेके आया था ताकि हर एक बच्चे को इस बात का पता चले कि वास्तविकता में सवाल यहीं से आते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को राम राम, खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जोहार।